हरियाणा की राजनीति में 3 लाल बहुत मशहूर हुए। हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बात करेंगे चौधरी देवीलाल की। वो इसलिए क्योंकि चौधरी देवीलाल के पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पिछले दिनों देहांत हो गया। इंडियन नेशनल लोकदल के वो संस्थापक रहे और आगे अब उनके पुत्र उनकी विरासत को संभालने जा रहे हैं। पिछले 31 दिसंबर को चौटाला गांव में एक समागम हुआ, एक शोक सभा हुई, श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें जाने माने राजनीतिज्ञ, समाज के धार्मिक वर्गों के बहुत से नेता, बहुत से प्रबुद्ध संत, महात्मा और जत्थेदार वहाँ पहुँचे। तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो सर्वे सर्वा के चले जाने के बाद राजनीति में एक रिक्तता जो अनुभव की जा रही है, उसी को लेकर हमने ये कार्यक्रम तैयार किया है। मैं हूं नरेश कौशल, एडिटर दैनिक ट्रिब्यून। आज हम रूबरू होंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरासत के अगले जो वारिस हैं उनसे। इससे पहले कि मैं आपसे उनको रूबरू करवाऊं, मैं बताना चाहूँगा कि 31 दिसंबर को जो समागम हुआ उसमें पंजाब के कई सिख जो पंथ जो वहाँ के गुरुद्वारे हैं, वहाँ के जो जत्थेदार पहुँचे हुए थे और वहाँ से मेवात से मुस्लिम समुदाय के नेता आए हुए थे और पंजाब से, हरियाणा से, दुनिया भर से, विदेशों से भी लोग जो थे ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे हुए थे। वहाँ पे जो बातचीत हुई, जो लोगों के वक्तव्य थे, जिसका कि मैं भी साक्षी रहा, उनको देखते हुए लब्बो लबाब ये बनता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सियासत, जो पारिवारिक विरासत, उसका कौन आगे का जो वारिस होगा, वो होंगे अभय चौटाला। अभय चौटाला जो पहले विधायक रह चुके हैं कई बार और राजनीति में उनकी पहचान कोई नई नहीं। वो पिछले 1.25 महीने से 31 दिसंबर के बाद भी वो अपने गांव में रहे। एक लक्ष्मण रेखा गांव की नहीं पार की, गांव की परिधि को नहीं लांघा, पितृ ऋण उतारना था, कोई रस्में थी, वो रस्मों को पूरा किया। और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि वहाँ से अपने गांव से निकलने के बाद प्रेस से पहली बार वो रूबरू हो रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून में। तो मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ चौधरी अभय सिंह जी से। अभय सिंह जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में पधारने पर, आप बड़े लंबी यात्रा से एकदम आए हैं, सीधे हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, जो ये एक जिसको कहते हैं रिक्तता, मैंने जैसे शब्द इस्तेमाल किया है, और जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आन पड़ी है, क्योंकि पगड़ी पहनाने का मतलब है कि अपने परिवार का भी मुखिया, और जो वहाँ पे भाषण हुए, जो लोगों में एक जैसे सबका मिलाकर एक जिस्ट निकलता है, वो यही था कि आप उनके राजनीतिक जो विरासत भी आपके पास उनकी है। तो इस रिक्तता को पूरा करना, ये जो आपके साथ हादसा इतना बड़ा हुआ है, इसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना परिवार को लेकर, या राजनीति में जो ये खलाव पैदा हुए, जो ये वैक्यूम है, इसको भरना, इसके लिए क्या आपका अगला कार्यक्रम, क्योंकि अब आप सामाजिक जो रस्म से मुक्त हो गए हैं, तो आगे क्या आपके कार्यक्रम क्या है? देखो, जो व्यक्ति पैदा हुआ जी, एक ना एक दिन उसको जाना है जी, लेकिन एक फर्क है जिसको आपने भी मेरी ख्याल महसूस किया होगा जी, कि व्यक्ति के जाने के बाद पता लगता है कि उसने अपने जीवन में क्या कमाया। जी,
जैसे अभी आप चौटाला साहब के बारे में चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे जी जी कि वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, जी हर समाज के लोग थे, राजनीतिक थे, सामाजिक थे, धार्मिक थे, विदेशों से आए हुए बहुत सारे लोग थे जी जिनके साथ उनकी मित्रता थी, उनके संबंध थे। उन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जी रिश्ते बनाए, और ऐसे रिश्ते उन्होंने बनाए थे कि जब वो गए तो लाखों लोग उन 12 दिनों में, जी उनके 13वीं तक जी हमारे निवास स्थान के ऊपर आए, उनके प्रति अपनी बिल्कुल श्रद्धांजलि अर्पित करी, जी, जी। श्रद्धा अर्पित करी। चौधरी देवीलाल के जाने के बाद जो राजनीतिक विरासत चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दी, जी जी उन्होंने लोगों के साथ उनकी रस्म पगड़ी जब थी, जी श्रद्धांजलि सभा जो थी तो दिल्ली में हुई थी, जी जी उस वक्त उन्होंने खुल करके कहा था कि मेरा कान खींचने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी और उन्होंने जब मुझे जिम्मेवारी दी थी तो पब्लिकली ये कहा था चौधरी देवीलाल ने जी कि अगर ओम प्रकाश कभी कोई किसी भी तरह की गलती करे, कोई कोताही करे, तो आप मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगा। जी उन्होंने भावुक होकर के कहा कि आज वो नहीं है, लेकिन ये जिम्मेवारी मैं आपको देता हूं ओके कि अगर मेरे से कहीं कोई चौधरी देवीलाल की नीतियों में कमी रह जाए, जी उनके दिखाए हुए रास्ते पे कहीं चलने की बजाय भटकना शुरू करूं, जी तो फिर आपकी जिम्मेवारी में है कि आप मुझे उस राय रास्ते पे लाने के लिए मेरा कान खींच दें। ओके और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कैथल की जो हमारी सभा थी, जी चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस जो था हाँ जी हाँ जी 23 के अंदर, जी उसमें उन्होंने भी खुल करके ये कहा कि मैं अपनी राजनीतिक विरासत जो है, जी मैंने सब साथियों के साथ विचार विमर्श किया है, मैंने सब चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी है। अब अगर इस पार्टी को कोई चला सकता है मेरे मौजूदगी में, जिसने इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, तो मैं आपकी भावनाओं के मुताबिक ये जिम्मेवारी अवय सिंह की लगा रहा हूँ। जी और अगर ये कोई कमी रखे, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को कहीं कमजोर कोई करने की कोशिश करे जी और ये से पीछे हटे, तो फिर तुम मुझे बताना कि मैं इसके कान खींचूंगा। ओके और मैंने भी श्रद्धांजलि सभा जब थी, जी जिस तरह से लोगों को एक कमी महसूस हो रही थी चौटाला साहब के जाने की, जी जी मैंने भी वहाँ हजारों की संख्या में जो लोग आए थे, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखने वाले लोग थे, मैंने उनको ये विश्वास और भरोसा दिलाया है कि पार्टी मेरी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी, जी मैं उसको बेखूबी निभाऊंगा, जी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जी जिस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संघर्ष के बलबूते के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम किया, लोगों की भावनाओं के मुताबिक प्रदेश में काम कराए, हम भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले गए और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभय जी थोड़ा सा आपको बीच में टोक रहा हूँ, आप अपना क्रम बाद में जारी रखेंगे। मेरा एक प्रश्न बीच में आ गया। हरियाणा के कल्चर में आमतौर पे थोड़ा इसको रूढ़िवादी कह लीजिए, या कोई हो सकता है कि बड़ी अच्छी परंपराएं भी होंगी कि पगड़ी पहनाई जाती है, जो वो ज्येष्ठ पुत्र को पहनाई जाती है। तो आप दो भाई हैं, अजय सिंह आपके ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो ये सुगबुगाहट है समाज के अंदर आपके, खास करके बहुत सी कई खाप पंचायतों में भी होगी, जाट बिरादरी में भी है, कि क्योंकि वहाँ पे रूढ़िवादी को तोड़ा नहीं जाता जल्दी जल्दी। तो इसका आपका एक्सेप्ट करना
या आपको परिवार में ऐसा फैसला लेना कि ज्येष्ठ पुत्र को उपेक्षा करके आपको पगड़ी पहनाया जाना? ये मेरा फैसला ये नहीं कहाँ था। तक ठीक? हाँ ये मेरा फैसला नहीं था। जी जी ये फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था। जी अजय सिंह ने वो अधिकार उस दिन खो दिया था जी जिस दिन वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से न केवल राजनीतिक रूप से अलग हुए, जी बल्कि उन्होंने अपना एक सामाजिक दायित्व भी खत्म कर लिया था। जी आप अजय सिंह जब मिले तो उनसे पूछना, जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अनेक दफा जी हॉस्पिटल गए, ओके क्या वो कभी चौटाला साहब से मिलने के लिए राजनीतिक तौर पे अलग होने के बाद अच्छा कभी हॉस्पिटल में जाकर के मिले? जी कभी उन्होंने उनसे जाकर के पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? दो बड़े उदाहरण बताता हूँ आपको। जी चौटाला साहब का एक एक्सीडेंट हुआ हम्म, और उस एक्सीडेंट की चर्चा पूरे देश में हुई। अनेक राजनेता जो है जाकर के उनको हॉस्पिटल मिल करके आए। जी उनके फ्रैक्चर हो गया था और कई दिन तक उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ना अजय सिंह गए, ओके ना उनके परिवार का कोई और सदस्य जी चौटाला साहब का हालचाल जानने के लिए गया। जी यहाँ तक भी उन्होंने कि उनके साथ जो स्टाफ के लोग थे उनसे भी फोन करके ये नहीं पूछा कि भी उनकी तबीयत कैसी है। जी एक बेटे की जिम्मेवारी बाप के प्रति बहुत बड़ी होती है। जी ये तो बाप तो गुस्सा कर सकता है, हाँ हाँ बेटा भी नाराज हो सकता है। ये तो सुनो ना एक मिनट, हाँ हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं हाँ है, जी जी क्या क्या कंटिन्यू लेकिन आप सामाजिक रिश्ता नहीं खत्म कर सकते। जी इन्होंने खुद सामाजिक रिश्ते खत्म किए। नहीं मैं आपके बात समझ गया। दूसरा वाक्य फिर बताता हूँ। चौटाला साहब आज से 6 महीने पहले जी फिर बीमार हो गए थे ओके और जब बीमार हुए थे तो करीब कोई 18 दिन हॉस्पिटल में रहे। उनको दिक्कत आ गई थी गले से फूड की लेने की, उनके चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई थी और हालात इस किस्म के थे कि डॉक्टर ये कह रहा था कि भाई मतलब हम प्रयास कर रहे हैं कि ठीक ठाक होकर के घर चले जाएं। बहुत सारे लोग इस बात की दुआएं कर रहे थे कि चौटाला साहब जल्दी स्वस्थ हो। जी ये तो तब भी नहीं गए। मैं जिन्होंने खुद ने एक सामाजिक रिश्ता खत्म कर लिया, तो जो कोई पगड़ी लेकर के वहां आए, हमारे यहाँ तो पगड़ी का पहली बात तो कोई रिवाज भी नहीं है। जी हमारे यहाँ पगड़ी सिर्फ ससुराल की तरफ से आती है हाँ जी हाँ जी और ससुराल वाले सभी के जो जो जिनके नहीं ससुराल नहीं हाँ, अलग अलग रस्मो रिवाज है। हाँ लेकिन ये राजनीतिक पगड़ी थी जी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग थे या जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति चाहे जो किसी भी राजनीतिक दल में जी आस्था रखने वाले लोग थे, उनका फैसला है और हम उनके फैसले को स्वागत करते हैं। और आपके माध्यम से आज मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आपका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति जी अगर एक लगाव रहा है, अगर आपका एक विश्वास रहा है, जी तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के साथ आकर के आपको फिर से खड़ा होना चाहिए और फिर से उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए। अबे जी देखिए आपने ये सामाजिक दायित्व की बात की है कि उनको हॉस्पिटल भी जाना चाहिए था, हाल चाल पूछना चाहिए था, ये बिल्कुल सही बात है। हम थोड़ा राजनीति की तरफ आते हैं। ये भी चर्चा है आपने पगड़ी की बात की, मैंने वो बात हो गई, मैंने उस बात का जवाब दिया। उससे जवाब आ गया। हाँ, आप कोई राजनीतिक चीज है वो एक अलग है। वो मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। पगड़ी के बाद मैं राजनीति पे ही आना चाह रहा हूँ। जैसे ये दायित्व तो ठीक है उन्होंने नहीं निभाया है। चर्चा अब ये है कि पार्टी के लोग वर्कर हरियाणा में या दूसरे लोग जो राजनीति को समझते हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि अब परिवार इकट्ठे होने चाहिए ताकि लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूती से आगे आए, एक विपक्ष के तौर पे या आने वाले समय में कभी सरकार भी हो जाए। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे तो ये पार्टी उतनी मजबूत नहीं हो सकती। तो क्या ऐसे कोई मध्यस्थ
आपके जैसे गांव के लोग, आपके जो दूसरे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, ऐसा प्रयास आप करना चाहेंगे या ऐसा किया गया कि दोबारा से पार्टी में जुड़ाव हो, परिवारों में जुड़ाव हो? इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास किया था सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जी। और उनके आगे बड़े वायदे करके आए थे ओके। कि आपने जो हमारे से उम्मीद रखते हो हम उसको पूरा करेंगे। जी। मुझे भी बुला करके बादल साहब ने पूछा था। मैंने उनसे कहा था हमारे परिवार में आप सबसे बड़े हो, जो फैसला आप कर दोगे जी। मैं आपके फैसले पे फूल चढ़ाऊंगा। और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई स्टेप डाउन करना पड़े तो जी। मैंने कहा मैं आपकी कई बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं कभी या तो कोई बात जा करके कहता नहीं, अगर कहता हूं तो फिर मैं उसका नफा नुकसान नहीं देखता, मैं उसको पूरा करता हूं। जी। और बहुत लोगों ने प्रयास किए लेकिन नहीं सफल हुए। इस चीज का उदाहरण जो है अशोक अरोड़ा है, आज हमारे साथ नहीं, आप उससे पूछना। नहीं, मैं पूछा है, वो आपकी तारीफ करते हैं। नहीं तो आप पूछना उससे। शेर सिंह बड़शामी था, उसने बहुत प्रयास किया। जी। और बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने कोशिश करी जी। लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ था उनका, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। आज आपकी भी इच्छा है ये जी, तो फिर मैं आपके जुम्मे लगाता हूँ जी, आप और पूछ के देख लें। जी। आपने मैं जैसे तो कहा कि उनको यहाँ क्योंकि बुलाओ। आपकी चौटाला साहब के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं जी। जी। और आप भी चाहते हो जी। तो फिर आप उनसे पूछो। जैसे आपने कहा हम उनको बुलाएंगे, कोई बात नहीं। आप पूछो, अच्छी बात है। तो देखिए, मैं जो बात पे दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ और बताता हूँ मैं आपको। नहीं इसके लिए बताता हूँ। खाप पंचायतों ने प्रयास किया। ठीक है। मैं राजनीति की, जैसे मैंने कहा कि राजनीति के गलियारों में ये चर्चा है कि इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन अगर आप अलग रहते हैं तो उसका परिणाम तो आपके सामने 2024 में आ गया। जेजेपी बनी, जेजेपी की देखिए 10 सीटें थी 2019 के चुनाव में, 10 सीटें जीत गए वो 1-0। और 24 में क्या हुआ, जो अभी चुनाव गया है 1 हट गया, जेजेपी 0। नहीं 0 नहीं, -0 है। -0। हाँ, नहीं, जो है वो आपने कौन से मैदान जीत लिया? आपकी भी तो हालत देखो। आपका क्या हाल हुआ? तो हाँ, आपका एलनाबाद, वहाँ एक कैंडिडेट कमजोर, लोग तो कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए थे आप लोग। एलनाबाद में अमीचंद खड़ा कर दिया, बोले कंबोज खड़ा कर दिया कि ना कोई जाने, रानिया से खड़ा कर दिया अर्जुन के खिलाफ। सिरसा में कहते हैं कि गोपालकांड, वो तो आप आधिकारिक तौर पे आपने घोषणा की थी कि मैं और गोपालकांड इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही विड्रा कर लिया। तो ये क्या बी टीम वाली बात यहाँ नहीं लागू होती जो आप दूसरों को कहते हैं? आराम से जी। ये इस चीज को ना आपको मेरे से क्वेश्चन करने से पहले जी, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए था। फिर कि बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हुए, जी, आपने बहुत करीबी से राजनीति को समझा है। जी, आज भी आपके समझने की जरूरत थी। जी। आपने ये कह दिया हाँ जी, कि आप बीजेपी से मिले हुए थे। जी, मेरे सामने बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया जी, वो हुड्डा की वजह से दिया गया। जी। बीजेपी के पास तो पहले जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे जी, वो कई हजार वोट लेते थे, जी, नंबर 2 पे आते थे, कांग्रेस नंबर 3 पे जाती थी। जी, कांग्रेस की जमानत जब्त भी हुई थी। जी। तो फिर बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? अगर बीजेपी मेरी हमदर्द होती तो मेरे सामने एक ऐसा कैंडिडेट उतारती जो 30-35-40 हजार वोट लेती। जी, उन्होंने तो हुड्डा के साथ मिलकर के एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जी, जो खुद वोट नहीं लेने की बजाय कांग्रेस के पक्ष में वोट गिरवा गया। अब आप बात करते हो रानिया विधानसभा क्षेत्र की। जी, जी। रानिया में कांग्रेस के पास कौन कैंडिडेट था? आप बताओ, आपको पता होना चाहिए। नहीं, रानिया में कांग्रेस का तो ये था जो कौन कैंडिडेट? पत्रकार जो था पहले, कितने दिन पहले कांग्रेस में आया था? करीब महीना 1.5 महीना पहले। तो फिर इसका मतलब कांग्रेस का दिवालिया पिटा हुआ था। बीजेपी के पास कौन कैंडिडेट था? मुझे बताओ आप कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट था जो कहीं चुनाव में मुकाबले में आ सकता था? शायद नहीं था कोई। है कोई था तो बता दो। नहीं, ठीक है। तीसरा आप डबवाड़ी में ले लो। डबवाड़ी में आदित्य जो कैंडिडेट था उनका, जी,
उसको इस बात का समझ में आ गया था कि भाजपा तो केवल और केवल धोखा करने वाले लोग हैं। ये कभी भी राजनीतिक तौर पे चौधरी देवीलाल के परिवार को सुनो ना, आप काट रहा हूँ, सुन ले पहले, आप तभी समझ में आया पहले ना, मेरे वो बोर्ड का चेयरमैन था ना बीजेपी के साथ, नहीं, तब समझ में आया उसको ये बात समझ में तब आई थी जी जी जब उसको ये लगा जी कि रणजीत सिंह की बीजेपी टिकट काट सकती है एमपी के देके एमएलए की, जी जी तो तेरे को भी टिकट नहीं मिलेगी। जी जी ये बर्दाश्त नहीं करते चौधरी देवीलाल के खानदान का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने वहां पे भी एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया भी कांग्रेस जीत जाए। जी भाजपा का वोट जो है, जो हमें नहीं मिल सकता था, जी जो भाजपा को मिल सकता था, भाजपा का कमजोर कैंडिडेट आने की वजह से वो फिर उनके पक्ष में गया, इसीलिए वहां कांग्रेस नंबर 2 पे रही। जी नहीं तो कांग्रेस की हालत तो ऐसी थी कि कांग्रेस तो तीसरे चौथे नंबर पे जानी चाहिए थी। ओके ये तो मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपके समझने की जरूरत है। आप पिछले 3-4 दिन के कांग्रेस के सीनियर नेताओं के सोशल मीडिया पे जो इंटरव्यू चल रहे हैं, जो मीटिंगों में बोल रहे हैं, जी आप उनको देखो। चौधरी संपत सिंह जो है वो तो हुड्डा के खेमे का आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है कि नहीं माना जाता। चौधरी संपत सिंह ने भी साफ कहा है कि तो लोकसभा के चुनाव में पता लग गया था कि हुड्डा किस तरह से भाजपा के साथ मिल करके और कमजोर उम्मीदवार उतारने का कहा है ये उन्होंने हिसार के अंदर एक मीटिंग हुई। गुड़ेला जो हुड्डा का बिल्कुल निजी आदमी है, जिसको वीडियो जारी हुआ शायद। हाँ, अच्छा, उसमें उसने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में संपत सिंह को भी बुलाया जी और चौधरी संपत सिंह ने खुल करके ये सारी बातें कही है। अब तो इनके अपने लोग कहने लगे। अच्छा, फिर दूसरा ये है, मैंने अनेक बार ये बात बड़ी खुल करके कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भाजपा की बी टीम नहीं, वो भाजपा का एजेंट है जी और इसलिए एजेंट है ये कि इसके खिलाफ जो मुकदमे बने हुए हैं, इसको इस बात का डर है कि तू किसी दिन भी जेल जा सकता है। आपके सामने मैं उदाहरण बता देता हूं और आप उस बात से एग्री करोगे। जी जब मैं अपोजिशन लीडर था, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से मेरे सामने एक मैसेज आया। राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव थे, हम दोनों पार्टियों के मिलकर के एमएलए बनते थे 37 के करीब। जी उन्होंने मैसेज दिया कि किसी तरीके से भाजपा को रोकने के लिए हमें कोई एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जिसपे आप भी एग्री करो और हम भी एग्री करें। मैंने तुरंत जो मेरे पास मैसेंजर आया उनसे बात कही कि आप अपनी तरफ से नाम सुझाओ और हम उन पे विचार करेंगे, या हम आपको अपनी तरफ से नाम सुझा देते हैं, आप उन पे विचार कर लो। उनकी तरफ से 2 नाम आए, मैंने उनमें से एक नाम के ऊपर एग्री कर दिया चौटाला साहब से बात करके। मैं कोई भी काम पार्टी के लेवल पे जब भी कोई फैसला हुआ हमेशा चौटाला साहब से जाकर के पहले राय ली, पूछा उनसे भी आप सहमत है कि नहीं। अगर वो सहमत थे तो ठीक है, नहीं थे तो हमने सामने से कह दिया कि हमारी पार्टी इस फैसले पे सहमत नहीं है। मैंने उनके सामने नाम लिया, उन्होंने कहा कि अगर R.K. आनंद के नाम पे वो सहमत होते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज था R.K. आनंद जो थे, और मेरा ओलंपिक में उनके साथ बहुत बड़ा संबंध रहा। हम दोनों लंबे समय तक और इंडियन ओलंपिक में साथ काम करते रहे। उसके बाद एक ऐसा समय आया था कि उन्होंने हमारी पार्टी के बतौर उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा फरीदाबाद से। तो उसके बाद जब उनका नाम आया सहमति से हो गया दोनों, तो सहमति से हो गया। उसमें पेन की शाही किसने बदली, वो सारी कहानी। नहीं, आप पहले आप मुझे बताओ, पर चर्चा नहीं। वोट बैलेट पेपर खाली कौन छोड़ करके आया? हुड्डा ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्या हुड्डा इतना अनजान था कि उसके हाईकमांड ने यह कहा कि R.K. आनंद के पक्ष में वोट डालना है और वो फिर बैलेट पेपर खाली छोड़ करके आता है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी कांग्रेस को भी तो आंख दिखा रहा था, डायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रहा था। मैं समझ गया जी। सुनो ना, एक बार तो ये हुआ, सेकंड टाइम और बताता हूँ आपको जी। इस बीजेपी ने जब इसके पास एमएलए की संख्या पूरी नहीं थी तब तो इसने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया, और जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा था, जब 60 और 30 का रेशो था,
तब कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, जबकि कांग्रेस के 7 एमएलए उस वक्त के ऐसे थे जिनको इस बात को लेकर के बहुत बड़ा गुस्सा था कि शैलजा को कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा। और राज्यसभा में कोई आदमी अपनी मर्जी से किसी को वोट डाल सकता है, उसके ऊपर कोई विप नहीं है। तो फिर उस वक्त बीजेपी ने इसके सामने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है जी अजय जी, अच्छा, आपके तर्क नहीं। आप अगली बात और सुने। बस शॉर्ट में रखिए जरा। नहीं, शॉर्ट में नहीं, जो बात है खुल के होनी चाहिए ना। जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको उस तरह का जवाब मिलना चाहिए। दूसरा, मैंने बहुत खुल करके कहा कि हुड्डा को मेरे सामने ले आओ, हुड्डा मेरी 4 बात का जवाब दे दे, मुझे नहीं, आप जैसे साथियों को सेटिस्फाइड कर दे जी। मैं हुड्डा को नेता मान लूंगा और मैं ये आरोप वापिस ले लूंगा। अगर मैं साबित कर दूं कि हुड्डा एजेंट है तो फिर हुड्डा को राजनीति में अलग हो जाना चाहिए, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने अभय सिंह के खिलाफ गलत आरोप लगाए। मैं अभय जी, वैसे मैं आपने मेरे को ये बोला कि मैं एक सीनियर पत्रकार हूँ, मैंने ऐसे आरोप लगाए हैं, आप भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मैं तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। कार्तिक शर्मा खड़ा हुआ, भले ही वो इंडिपेंडेंट था, कुछ भी था, बट एवरीबॉडी नो, बाद में पता ही आपकी उनकी माता श्री बीजेपी में है अब। तो आप उस वक्त एब्सटेन कर गए। एब्सटेन नहीं किया, मैंने वोट डाला। आपने किसको डाला? कार्तिक को डाला। हाँ, वो क्यों? वो बीजेपी, वो भी बताता हूँ। अरे वो भी बताता हूँ। फिर आप मुझे ये बताओ। इसके साथ ही दूसरा जवाब भी देना। आप एक जवाब और साथ ही दे दिया। सुन, एक राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी आपने बीजेपी के साथ वोट डाला? हाँ, मैंने डाला जी। आप ये सुनो जी, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाला आज तक। जी जी। आप हुड्डा से ये पूछो कि क्या हुड्डा ने आकर के मुझसे वोट मांगा? कांग्रेस के किस नेता ने आकर के मुझसे कहा कि अभय सिंह जी आप अपना वोट हमारे पक्ष में देना? जी है क्या? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कांग्रेस जैसे चाहेगी वैसे चलेगी, जी हमारे अपने फैसले हैं। जी। कार्तिक शर्मा को वोट डालने के पीछे एक बड़ा कारण था, और वो कारण ये था सबसे बड़ा कि कार्तिक शर्मा का बड़ा भाई जी चौटाला साहब के साथ जेल में था, हाँ, मन्नू शर्मा जी। और उसने मेरे फादर की 6 साल जो जेल में रहे जी, अजय सिंह से भी ज़्यादा ध्यान रखा। ओके। मैंने वो कर्ज उतारा उसका। खाना तो अजय सिंह के घर से भी जाता था। किसके? जेल में बनता था खाना, बाहर से जा ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, जेल में आप जाओ आपको पता लग जाएगा कि खाना कहाँ से मिलता है। जी। जेल के अपने कायदे हैं, वहाँ खाना कैदियों का सबका जेल में बनता है, किसी के घर से नहीं जाता। कोर्ट के अगर किसी के लिए ऑर्डर हो जाए स्पेशल फूड के, तब हुआ है कई बार, और वो फूड भी बाकायदा तौर पे पहले डॉक्टरों से चेक करवाया जाता है और फिर किसी कैदी को खिलाया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन आपने ये कह दिया कि आपने बीजेपी को वोट डाल दिया। राष्ट्रपति आप मुझे एक चीज बताओ ना, मैं कांग्रेस को वोट क्यों डालूंगा? राष्ट्रपति के नहीं, मैं कांग्रेस को वोट क्यों डालूंगा? कांग्रेस ने, जिस पार्टी ने हमेशा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिन लोगों ने हमें हमेशा ये कोशिश करी कि इनको राजनीतिक तौर पर कमजोर कर लो। आप कांग्रेस को डालते हैं, हम तो नहीं, आपने बीजेपी के सपोर्टर को वोट डाला। आप ये बताओ भी कांग्रेस का, जब आप मेरे से, आप कांग्रेस के कैंडिडेट हो जी, आप मुझसे वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? एक बार तो कहोगे आकर के, दूं ना दूं मेरी मर्जी है। कुछ हुड्डा से कि उसने अपने बेटे को जब खड़ा किया तब तो उसने मेरे से कहा कि अभय जी दीपेंद्र को टिकट मिल रही है, आप मदद करोगे? उससे पूछ लेना। मैंने उसको आगे से चल करके ये कहा कि मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा, तो निश्चिंत रहूंगा। मैं अभय जी आपको समर्पण की ओर लेके चलना चाहता हूं। देखो, एक बात जो आम धारणा है अभय चौटाला के बारे में कि अभय चौटाला कैश में बड़ी जल्दी आते हैं, लेकिन उनके जो बहुत नज़दीकी लोग हैं उनका ये मानना है कि अभय चौटाला तो नारियल की तरह है, ऊपर से बहुत सख्त खोल, लेकिन अगर उसको देखो अंदर से तो वो नारियल का पानी है। तो ये आप पार्टी को आगे आपने बढ़ाना है तो आप परमानेंटली नारियल का पानी बन के क्यों नहीं बहते? अब आप निश्चित रहो जी, जो कोई आपके सामने इस तरह की बातें करते हैं जी, वो खुद चल कर के आकर के आपसे कहेंगे कि हमें गलतफहमी थी। जी, वो मेरे साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। मैं काम में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं
चापलूसी पसंद नहीं करता। तो उम्मीद करें कि जो आप निश्चिंत रहो, जो अभय है वो दूसरों को भी अभय नजर आए, भय नजर ना आए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। तो मैं समापन की ओर चलते हुए आपसे अंतिम सवाल कर, जी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि श्रद्धांजलि में जो लोग पधारे उनमें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनकी तो बाढ़ आई हुई थी। नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर, और जो संवैधानिक पदों पर भी थे वो भी गवर्नर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री का शोक संदेश पढ़ा गया, राष्ट्रपति का शोक संदेश पढ़ा गया, और अभय जी उससे पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, और जो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला के पौधे हैं हम लगाए हुए। ये सारी परिस्थितियों को जो हमने वहाँ पे देखा है या जो चर्चा में है, जो संकेत हैं, क्या आने वाला चुनाव इसमें कोई पॉलिटिकल इतिहास, राजनीतिक इतिहास रचा जा सकता है? क्या कमल को आप ओम प्रकाश चौटाला की ऐनक पहनने की सहमति दे देंगे? जो बात आपने पहली करी है ना जी, मैं उस बात का जवाब देता हूँ जी, कि वहाँ पे बहुत सारे भाजपा के बड़े नेता आए थे। जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे। मेरे ग्रैंडफादर जी, देश के 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे जी, और 5 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने हाथों से बनाए। जी, उनकी अपनी एक राजनीतिक पहचान थी, उनके अपने राजनीतिक रिश्ते थे, सामाजिक रिश्ते थे। जी, जो लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे उन सबके साथ हमारे सामाजिक रिश्ते रहे, आज भी हैं। जी, कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर थे जी, जो चौटाला साहब को श्रद्धांजलि के लिए आए। जी, कोई आपका मेंबर पार्लियामेंट हरियाणा का नहीं बचा था, कोई एमएलए नहीं बचा, सारे आकर के गए। चाहे वो शैलजा जी थी, सुरजेवाला थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, या जितने इनके मौजूदा एमएलए हैं वो थे, जितने इनके एक्स मिनिस्टर्स हैं, कुलदीप शर्मा जैसे इनके स्पीकर रहे वो थे, हर व्यक्ति आकर के गया। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के डिम्पल जो है, संक्षिप्त में जरा, हाँ डिम्पल जी जो है वो, और उनके जो चचर ससुर जो है राम गोपाल जी, वो मदानता पहुंचे। जी, लालू यादव के यहाँ से अपने राव इंद्रजीत, जैसे जैसे लोगों को पता लगा लोग तुरंत वहाँ पे गए, पहुंचे, जा करके उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट करी, श्रद्धांजलि प्रकट करी। उनके रिश्ते केवल कोई इन 2 राजनीतिक दलों के लोगों के साथ नहीं, देश के हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनके पर्सनल रिश्ते रहे हैं। मुझे नीतीश जी का फ़ोन आया, ममता जी का फ़ोन आया, मुझे चंद्रबाबू नायडू का फोन आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरे प्रश्न का एक सवाल, मतलब एक सेंटेंस में क्या उत्तर है कि क्या कमल ऐनक को पहनेगा? आप ये बात सिर्फ और सिर्फ जो है जी, इसको कहीं चर्चा में ला करके एक राजनीतिक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहते हो। हमारी पार्टी का पहले दिन से फैसला है कि हम उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो सांप्रदायिक है। हम खुल करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे, और हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा को बढ़ाएंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को आगे लेकर के जाएंगे। मेरे आधे बोल पर इतने लंबे सफ़र करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय चौटाला, जिन्होंने आज अपने बातचीत में संकल्प लिया है कि वो राजनीतिक तौर पे विरासत को संभालेंगे और सक्षम रूप में ओम प्रकाश चौटाला के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके जो दिखाए रास्ते पर चलते हुए अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का भी समझौता भी नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए दैनिक ट्रिब्यून के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब है, एक्स है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, बातें मुलाकातें के बीच।
थैंक यू वेरी मच।